नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 18 तारीख है और पिछले 12 घंटे के अंदर जो अपडेट आए हैं वो मैं सब आपको बताऊंगा। देखिए, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा अरब एक बार फिर बड़ी जंग की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी खबर आई यूएई से, जहां अबू धाबी में अल दफरा इलाके में 12 का न्यूक्लियर प्लांट में बड़ा धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि यहां पर 3 ड्रोन से हमले किए गए, जिसमें से 2 ड्रोन्स को डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, लेकिन एक जो ड्रोन है उसने इस प्लांट के एक जनरेटर के ऊपर धमाका किया, जनरेटर पर धमाका किया, जिसकी वजह से इस परमाणु प्लांट पर, इस एटमी प्लांट में आग लग गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद बुझाया गया। लेकिन जिस तरह से यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ, इसने पूरे इलाके में ही नहीं पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। देखिए, इस बारे में यूएई ने अभी तक ये नहीं कहा है कि यह हमला किसकी तरफ किया गया या किसकी तरफ से किया गया, और ना ही ईरान ने कुछ कहा है। लेकिन जिस तरह से हमले हुए हैं, जिस अंदाज में ये हमले हुए, उससे कई एक्सपर्ट ये अंदेशा लगा रहे हैं कि ये हमला ईरान की तरफ से किया गया। हालांकि देखिए, जब ये हमला हुआ उसके बाद जो है आईएईए समेत तमाम एजेंसियां जो है वो ये पता लगाने की कोशिश में जुट गई कि यहाँ पे क्या कहीं कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल तो रिलीज नहीं हुआ। लेकिन काफी जांच के बाद ये पता चला कि इस तरह से कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज नहीं हुआ है, यानी एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। अब सवाल ये है कि आखिर क्या ये स्ट्राइक ईरान की तरफ से की गई, और क्या ये किसी तरह का एक वार्निंग शॉट था जो ईरान ने फायर किया। देखिए, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि यूएई ईरान के ऊपर बड़ा हमला कर सकता है और डोनाल्ड ट्रंप यूएई के जरिए ईरान पर हमला करवा सकते हैं। इस तरह की खबरें हैं, खासकर लवाना आइलैंड्स को लेकर, कि लवाना आइलैंड पर यूएई के जरिए हमला करवाया जा सकता है। इस बीच न्यूक्लियर प्लांट में धमाका, क्या ये एक वार्निंग शॉट था ईरान की तरफ से कि आप इस युद्ध में शामिल मत होइए? इस तरह का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। अब इसी बीच देखिए, एक और खबर जो कि बिल्कुल मिलती जुलती खबर है। बताया गया कि जैसा देखा, जो तस्वीरें सामने आई कि इजराइल के बेत शेमेश इलाके में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जहां एक बड़ा मशरूम क्लाउड बना। यह धमाका बिल्कुल वैसा था जैसा परमाणु धमाका होता है, एटमी धमाका होता है, उसके बाद जो मशरूम क्लाउड बनता है, उसी तरह से ये मशरूम क्लाउड बनता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए, सवाल ये है कि ये बेत शेमेश इलाके में ये धमाका कैसे हुआ। जो कंपनी है, सरकारी कंपनी इजराइल की तोमर, उसका कहना ऐसा है कि ये एक टेस्टिंग ग्राउंड है जहां पर ये धमाका किया गया, और ये एक कंट्रोल्ड धमाका था, यानी कंपनी की तरफ से ही धमाका किया गया था, इस तरह के दावे किए गए। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो धमाका हुआ, उसके बाद जो वीडियो सामने आए, उसमें लोग भागते हुए दिखाई दिए, अफरा तफरी मच गई वहां पे। इससे माना जा रहा है कि लोगों को अंदाज नहीं था कि यहां पर ऐसा कुछ होने वाला है। जिस जगह धमाका हुआ वहां रॉकेट्स बनाए जाते हैं, खासकर एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसके रॉकेट्स बनाए जाते हैं, एरो 3 के मिसाइल्स बनती हैं, और इसके पास ही परमाणु न्यूक्लियर मटेरियल भी इस जगह के पास रखा जाता है। बताया जाता है कि एटमी हथियार भी इसके करीब हैं जहां पर ये हमला हुआ। ऐसे में कहा जा रहा है, क्या यूएई पर हमला और उसके पहले इजराइल में ये जो है किसी तरह का ईरान ने हमला करके एक वार्निंग शॉट दिया? इन दोनों धमाकों के बीच एक बड़ा कनेक्शन होता दिखाई दे रहा है कि यूएई के परमाणु ठिकाने पर हमला और उसके पहले इजराइल में एक बड़े रॉकेट बनाने वाले ठिकाने पर हमला, और वहां पे जहां पे खास तौर पर एटमी हथियार रखे हो सकते हैं। क्या ये ईरान की तरफ से बड़ी वार्निंग दी गई है? देखिए, जब ये हमला हुआ, जब ये धमाका हुआ इजराइल में, तो वहां पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भी आसपास नहीं जाने दिया जा रहा था, इतना भयंकर धमाका था। और बड़ा इसको लेकर सनसनी फैली हुई थी कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ। ये दो घटनाएं ऐसी हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि अब मिडिल ईस्ट एक बड़ी जंग की ओर आगे बढ़ रहा है। एक बड़ी और अहम खबर सूत्रों के हवाले से, खुफिया एजेंसी से, जो तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में इस तरह की चर्चाएं हैं कि ईद के दिन, ईद के आसपास एक बार फिर अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक कर सकता है, हमले कर सकता है। देखिए, 27-28 तारीख को ईद का वक्त होगा।
अली खामनेई साहब पर जब असैसिनेशन हुआ था, जो पहला हमला हुआ था वो सुप्रीम लीडर पर हुआ था और वो तारीख भी 28 थी। और एक बार फिर उसी तारीख के आसपास यानी ईद पर या ईद से ठीक पहले अमेरिका ईरान को निशाना बना सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि इस बार की ईद, देखिए रमज़ान का महीना था जब अटैक हुआ, अली खामनेई साहब का असैसिनेशन हुआ और उसको लेकर हमने देखा कि तमाम मुस्लिम देश, इस्लामिक देशों में भी इस बात को लेकर खासा गुस्सा था। भले ईरान पर हमले हुए हैं लेकिन इस बात को लेकर खासी नाराज़गी देखी गई थी और एक बार फिर इस तरह की हरकत हो सकती है कि ईद के आसपास स्ट्राइक हो सकती है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन इसके साथ ही बड़ी खबर, ईरान की तरफ से जो एक्शन प्लान तैयार हुआ है उसमें अगर हमले होते हैं तो यूएई पर बड़े हमले होने तय हैं, दुबई पर, अबू धाबी पर हमले होने तय हैं, रियाद पर हमले होने तय हैं, दोहा में, कुवैत में, बहरीन में। जो तस्वीरें हमने पिछली बार 40 दिनों के दौरान देखी थी वही तस्वीरें एक बार फिर देखने को मिल सकती हैं। और ईद के आसपास देखिए पूरे अरब में एक बार फिर जंग छिड़ सकती है और बड़ी आग में पूरा अरब झुलस सकता है। इस तरह की खबरें डिफेंस सोर्सेस से आनी शुरू हो गई हैं कि ईद के आसपास पूरे अरब में एक बार फिर विनाश देखने को मिल सकता है। देखिए इसके अलावा दो खबरें अहम हैं। क्यों ये माना जा रहा है कि हमला तय है और हमला कैसे होगा, इसके बारे में भी देखिए छन छन के जानकारियां सामने आ गई हैं। बताया ये जा रहा है कि इस बार हमले की कमान खुद बेंजामिन नेतन्याहू संभालेंगे। यानी जो चर्चा हुई है, बताया जा रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के बीच में जो प्लान तैयार हुआ है उस प्लान के मुताबिक इस बार हमले को लीड करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल, पीछे से मदद करेगा अमेरिका और संभवतः यूएई और कुछ और अरब देश भी इस हमले में शामिल हो सकते हैं। ऑलरेडी यूरोप के कई फाइटर जो प्लेन्स हैं वो भी हॉर्मुज के आसपास हैं। इसके साथ ही कई जंगी जहाज यूरोपियन देशों के भी हैं, फ्रांस के हैं, इटली के हैं, ब्रिटेन के हैं। उनकी क्या भूमिका होगी इस पर भी अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा कि क्या वो ईरान के खिलाफ किसी ऑपरेशन में शामिल होंगे, इसको लेकर इंतजार करना होगा। हमने एक नया पैटर्न देखा है ये कि इस बार ऐसा हुआ कि यूएई की तरफ से हमले हुए लेकिन कोई क्लेम नहीं किया गया, सऊदी की तरफ से हमले हुए लेकिन कोई क्लेम नहीं किया गया। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कई देश हमले में शामिल हों लेकिन ये बात ना बताएं कि हमने हमला किया है। तो इस तरह का पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। देखिए इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है, कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो ये बता देते हैं कि हाँ जंग तय है। उन्हीं में से जो है एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जितने F-16 जेट्स हैं, F-35 जेट्स हैं जो कि इजराइल में हैं, जो कि हॉर्मुज के आसपास अमेरिकन बेसिस पर तैनात हैं, इन सब में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है और इनमें एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स लगाए गए हैं। समझिए इस बात को, अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स में F-16 में F-35 में एक्स्ट्रा फ्यूल जेट्स लगाए हैं। वजह ताकि ईरान पर हमला करके जब ये वापस आए तो इन्हें हवा में रिफ्यूलिंग ना करनी पड़े, हवा में तेल ना भरना पड़े। हमने देखा पिछली बार बड़ी संख्या में अमेरिका के रिफ्यूलिंग जेट्स, देखिए आप जब हवा में भरने की कोशिश करते हैं ऑयल तो वो बड़े आसानी से निशाने पे आ जाते हैं मिसाइल के। खासकर ईरान के पास अब जो डिफेंस सिस्टम है उसमें निश्चित रूप से चीन ने भी मदद की और रूस ने भी मदद की। अब इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, वरना F-35 जैसे जेट्स नहीं गिर सकते। अब इन सूरत हाल में अगर रिफ्यूलिंग जेट्स भेजता है अमेरिका तो वो सॉफ्ट टारगेट पे होंगे और पिछली बार की तरह जितना नुकसान हुआ उससे बचने के लिए अमेरिका की एयरफोर्स ने रणनीति बनाई है। अपने फाइटर जेट्स F-16 में एक्स्ट्रा टैंक लगा दिया गया है और उसके बदले 2 मिसाइल्स कम कर दी गई। देखिए हेलफायर मिसाइल्स और बाकी की भी मिसाइल्स जो होती है, होता यह है कि आप जब एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक लगाएंगे तो जितनी मिसाइल्स की और लॉन्चेस, मिसाइल लॉन्चेस जो लगे होते हैं उसमें जिससे मिसाइल फायर होती है उसको कम कर दिया जाता है और उसके बदले आपने फ्यूल टैंक लगा दिया ताकि मिसाइल भले 1-2 कम हो जाए लेकिन आप एक्स्ट्रा टैंक है ताकि आपको भरवाना ना पड़े रिफ्यूलिंग के दौरान। ये इस बात का इंडिकेशन माना जा रहा है कि जंग अब तय है। बात नंबर दूसरी, आप आगे बढ़िए। दूसरी जो बड़ी खबर है कि हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर ये माना जा रहा है कि खार्ग आइलैंड डोनाल्ड ट्रंप सेंटकॉम के निशाने पर है। ये बात अब साफ हो चुकी है कि जब तक खार्ग पर कब्जा नहीं किया जाएगा तब तक हॉर्मुज को नहीं खुलवाया जा सकता।
ये बात अब तय मानी जा रही है। और हॉर्मूज को बिना, जब तक अगर हॉर्मूज अमेरिका नहीं खुलवा पाया तो ऐसी सूरत में पूरा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। अमेरिका अगर यहाँ से वापस लौटता है, देखिए वापस लौटने का मतलब है अमेरिका की जो हेजेमनी है, सुप्रीमेसी है, सबसे शक्तिशाली मुल्क होने का जो दावा है वो पूरी तरह से चूर चूर, जो सैन्य शक्ति का दावा है वो पूरी तरह से चूर चूर, इकोनॉमिक पावर होने का दावा है वो खत्म। ये हालात हो जाएंगे। देखिए जॉन बोल्टन जो हैं पूर्व एनएसए अमेरिका के, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है और बड़ा ही हैरान करने वाला। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद कमजोर रणनीति के साथ ईरान पर हमला किया। पहला एलिगेशन है उनका। उन्होंने कहा विपक्ष को हमले के दौरान भरोसे में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि जनता को आपने बताया ही नहीं कि आपने हमला क्यों किया। और चौथा, आपके हमले की कोई रणनीति नहीं थी, ना अंदर जाने का प्लान सही था और ना बाहर आने का प्लान सही था। इनमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जो ये कह रहे हैं, जॉन बोल्टन अमेरिका में खुद एनएसए रह चुके हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमला क्यों किया ईरान पे, इसकी सही वजह ही अमेरिका की जनता को नहीं बताई। कभी कहते हैं कि ईरान के पास यूरेनियम हासिल करना है, कभी कहते हैं परमाणु बम बना सकता है ईरान इसलिए हम हमला कर रहे हैं, कभी ये कहते हैं कि मिसाइल प्रोग्राम है उससे हमला खतरा है इसलिए हम हमला करेंगे, कभी कहते हैं कि वहाँ पे जो है लीडरशिप चेंज करना था इसलिए हमने हमला किया। यानी आपके स्टैंड, फिर कभी कहते हैं हॉर्मूज अब खुलवाना है इसलिए। अरे भाई तो बंद तो आप ही ने किया आके, ईरान ने तो बंद किया नहीं था। ईरान तो पूरी दुनिया को ऑयल दे रहा था। ये बात इसीलिए मैं कई बार ये कहता हूं कि ईरान की तरफ से ये स्टैंड साफ होना चाहिए। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए ईरान में, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, तमाम आला अधिकारी शामिल हों। उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज जो है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके सदस्य शामिल हों और ये ऐलान करें कि भाई हम पूरी दुनिया को ऑयल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो जहाज यहाँ खड़े हैं अमेरिका के, इसकी वजह से ऑयल सप्लाई में दिक्कत है, इन्हें यहाँ से हटाइए। ये बात ईरान को, पूरी दुनिया को विश्वास दिलानी चाहिए। आज पूरी दुनिया में संकट है तेल का, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। आप देखिए कि क्या हाल है, तमाम के मेजर्स लिए जा रहे हैं। हजारों लोगों की जॉब्स ऑलरेडी जा चुकी हैं और आने वाले समय में न जाने कितने लोगों को नुकसान होने वाला है। यह हाल पूरी दुनिया का है, एक दो देश की बात नहीं है, पूरे दुनिया के तमाम देशों में यह हाल है कि जॉब्स जा रहे हैं, आईटी सेक्टर खतरे में पड़ा हुआ है। जो छोटे काम करने वाले लोग थे वो तो बेचारे बेरोजगार हो गए। कौन है इसका जिम्मेदार? यह बात ईरान को पूरी दुनिया के सामने रखनी चाहिए कि आज हॉर्मूज बंद है क्योंकि अमेरिका अपना देश छोड़ के यहां जहाज लेके खड़ा हुआ है। ये बात ईरान को साफ करनी चाहिए। खैर हम आगे बढ़े। अब जिस बात पर हमने शुरू की कि जॉन बोल्टन का ये कहना है कि देखिए, कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में अपने ही एक्सपर्ट्स के सामने घिर चुके हैं, के बीच में घिर चुके हैं और इसीलिए अब हमले के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। लेकिन इसके साथ ही बड़ी खबर यह भी है, आप देखें चीन की तरफ से क्या कहा गया है। चीन की तरफ से कहा गया है कि ये जो हालात बने हुए हैं हॉर्मूज में, इसके लिए अमेरिका और इजराइल के हमले जिम्मेदार हैं। ये बयान आया है चीन की तरफ से, चीन के विदेश मंत्री की तरफ से, वांग यी की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से चीन के, कि जो हालात हैं उसके लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार हैं। अब जरा उस बयान को याद करिए जो 2-3 दिन पहले लावरोव ने, रूस के विदेश मंत्री ने भारत में दिया। उन्होंने क्या कहा कि ये जो वर्तमान हालात बने हुए हैं इसके लिए अमेरिका और इजराइल के हमले जिम्मेदार हैं। बिल्कुल जेरोक्स कॉपी है दोनों के बयान की। अमेरिका को लेकर, अमेरिका की इस हॉर्मूज प्लान को लेकर चीन क्या कह रहा है, रूस क्या कह रहा है और ईरान क्या कह रहा है। अब्बास अराक्ची साहब भारत में थे, उन्होंने भी यही बात कही थी कि ये जो हालात बने हुए हैं इसके लिए अमेरिका की दादागिरी जिम्मेदार है। वो हमारे फारस में आके, फारस ईरान का था, है और हमेशा रहेगा। आप हमारे यहाँ आके अपने जहाज लेके खड़े हुए हैं, ये दादागिरी खत्म होनी चाहिए। कौन किससे तेल खरीदे, कौन किसको तेल बेचे, ये आप कौन तय करने वाले होते हैं। ये बात ईरान के विदेश मंत्री ने कही। ये सरासर दादागिरी है। इन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। आप देखिए, कहने का मतलब समझिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो बयान होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जब पूरी दुनिया इस तरह की बात कर रही थी कि अब चीन जो है वो साथ दे देगा अमेरिका का और वगैरह वगैरह, इस तरह की तमाम बातें हो रही थी, लेकिन हकीकत देखिए निकल के क्या आई। इनके बीच में जब ये डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पे थे, उस समय मैं खुद इस रूप में लावरोव को फॉलो कर रहा था, रूस के विदेश मंत्री को, कि उनकी तरफ से क्या क्या बयान आ रहे। उन्होंने, मैं आपको बता चुका हूं, उन्होंने हर उस बात का जवाब दिया जो डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग से कह रहे थे, चीन से कह रहे थे। यानी
रूस के बीच में, चीन के बीच में और ईरान के बीच में ये जो बयान आए, इनके नेचर ये बता रहे हैं। तीनों के विदेश मंत्रियों के बयान जेरोक्स कॉपी हैं और इसका मतलब ये है कि इस बार अगर अमेरिका ने हमला किया तो ये इसका रूप हमले का पिछली बार के मुकाबले और बड़ा होगा। और खासकर पुतिन के इस बयान की, पुतिन ने वो जो मिसाइल टेस्ट किया 35,000 किलोमीटर वाली, वो कोई यूक्रेन के लिए टेस्ट नहीं था, वो अमेरिका को बताने के लिए था। और पुतिन की तरफ से ये कहना कि हम यूरेनियम रखने को तैयार हैं, ये आखिरी प्रस्ताव है जो दे दिया गया है, बस इसके अलावा अब कोई चारा नहीं बचता कि यूरेनियम हम रखने को तैयार है। हालांकि उसके लिए भी ईरान तैयार होगा नहीं होगा, अमेरिका क्या कहेगा वो बड़े दूर की। हालांकि इसके पीछे, पर्दे के पीछे बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या अब इस बात पर चर्चा हो कि क्या ईरान जो है वो अपना यूरेनियम उसका ट्रांसफ़र किया जाए रूस को। इसके अलावा और कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। इस तरह की बातें हैं, कई एक्सपर्ट इस तरह की बातें कर रहे हैं। कौन इसके लिए तैयार होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल हालात ये है कि जंग का प्लान तैयार है, नेतन्याहू उसको लीड करेंगे और बड़ा काउंटर ऑपरेशन ईरान ने भी तैयार कर रखा है, जिसका नतीजा है कि ईद के आसपास स्ट्राइक हो सकती है और पूरा अरब ईद के मौके पर एक बार फिर जंग में धकेला जा सकता है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।